तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है बबलू के ब्लॉग्स। एक और संडे, एक और शख्स से मुलाकात, एक और ऐसे शख्स से मुलाकात जो हमारे समाज के लिए प्रेरणादायक हैं। हमारे समाज से मेरा ताल्लुक़ हमें उन बच्चों से भी है जो स्कूल कॉलेज में अभी पढ़ रहे हैं, या उन पेरेंट्स से भी है जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या अभी जो पढ़ाने की सोच रहे हैं। आने वाले कल के लिए वो अपने बच्चे की पढ़ाई की तैयारी कैसे करें ताकि उनका बच्चा भी इन शख्स की तरफ इन महान शख्स की तरह शिखर तक पहुंच जाए और आसानी से पहुंच जाए, कम खर्चे में पहुंच जाए। यही मेरा मकसद है। आज के जो शख्स हैं वो आपको ये टिप्स देंगे कि आप अपने बच्चों को कैसे केयर करेंगे ताकि वो कम खर्चे में भी, यानी कि गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज में पढ़ के भी शिखर की बुलंदी छू सकते हैं। तो आइए अब बिना किसी देरी के हम मिलते हैं उन्हीं शख्स से जिनका नाम है प्रशांत गंगवार जी। मैं बताऊं आपको, ये देखने में भले ही कम उम्र के लगते होंगे लेकिन ये असिस्टेंट प्रोफेसर, और वो भी फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट की हैं, जिस सब्जेक्ट के लिए बच्चे का बस चले तो 5वीं छठा में भी फिजिक्स पढ़ना छोड़ दे, इतना हार्ड सब्जेक्ट होता है। मेरा ये कहने का मतलब। आइए चलते हैं बगैर देरी के उन्हीं असिस्टेंट प्रोफेसर जो फिजिक्स के हैं उन्हीं से मुलाकात करवाते हैं आपकी। और ये क्वेश्चन का जखीरा जो भी है मेरे पास, एक एक करके सभी का वो जवाब देंगे जिससे आपको ये पता चल जाए कि ये इन शख्स ने अपनी तैयारी कैसे करी और आपको या आपके बच्चे को आपको कैसे गाइड करना है। तो सर, सबसे पहले तो बहुत आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बबलू के ब्लॉग। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आपको आपके चैनल के लिए। तो दोस्तों, अब मेरे सामने जो रखते हैं ना, वो आपको एक एक क्वेश्चन का जवाब देंगे। ये मैं क्वेश्चन अपने पास रखता हूँ और सीधे क्वेश्चन डालता हूँ उन्हीं पे और उनसे जवाब लेते हैं जो आपके लिए प्रेरणादायक हो सकता है। तो सर, सबसे पहला मेरा ये क्वेश्चन है कि आपकी शिक्षा कहाँ से हुई? देखिए, मेरी जो स्कूलिंग रही स्टार्टिंग में 5th क्लास तक मेरी स्कूलिंग खटीमा से हुई क्योंकि फादर जॉब में थे, वो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में थे, तो उस समय उनकी पोस्टिंग खटीमा में थी। तो मेरी 5th क्लास तक की एजुकेशन आचार्य देव विद्यालय जो खटीमा में है वहाँ से हुई। उसके बाद फादर का, जब मैं 6th क्लास में आया तो फादर का यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया। तो यहाँ पर मेरी 6th क्लास से लेकर 8th क्लास तक की एजुकेशन जनता इंटर कॉलेज में हुई, यानी रुद्रपुर में। उसके बाद 9th क्लास से मैंने सरस्वती विद्या मंदिर में एडमिशन लिया और 9 से लेकर 12 तक की मेरी एजुकेशन जो वो सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज रुद्रपुर से हुई। उसके बाद एक्चुअल में सबका होता है कि 12th के उस समय जो ट्रेंड चल रहा था उसमें मैं भी था कि भाई सबको क्या करना है, आईआईटी करनी है, बीटेक करना है। बट मैंने भी कोशिश करी, ठीक है, लेकिन दुर्भाग्यवश नहीं हो पाया मेरा सिलेक्शन। 1 साल मैंने तैयारी करी आईआईटी के लिए। फिर मैंने सोचा था कि अगर आईआईटी में नहीं होगा मेरा तो मैं शायद बीटेक नहीं करूँगा, फिर मैं अपनी लाइन चेंज करूँगा। तो 1 साल तैयारी करने के बाद जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैंने अपनी जो कैरियर का जो मेरा एम था उसको थोड़ा स्विच करा, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया कि सिंपल बीएससी करने का सोचा था। उस समय काफ़ी सारे लोगों ने होता ही है, आज की डेट में आप देखते हैं कि बीए बीएससी को बड़ा ही घृणित दृष्टि से देखा जाता है। हाँ, तो उस समय भी यही था कि जो भी लोग मुझे जानते थे, क्योंकि मैं स्कूल टाइम पे काफ़ी पढ़ने में अच्छा था, तो मेरे टीचर्स थे या फादर के साथ के जो भी लोग थे वो भी टीचिंग बैकग्राउंड से ही रिलेटेड थे। तो सबने मुझसे एक क्रॉस क्वेश्चन ये किया कि आप क्यों बीएससी कर रहे हो, आप बीटेक ट्राई करिए, किसी प्राइवेट कॉलेज से कर लीजिए, एडमिशन ले लीजिए। लेकिन मैंने एक तरह से कहते हैं कि वो दिमाग बिल्कुल बदल चुका था, मन बना चुका था मैं कि नहीं, मुझे अब नहीं करना उस लाइन में। जब मेरा रास्ते पे नहीं, मुझे इसी रास्ते पे जब मैंने सोच लिया कि अब जब आईआईटी नहीं हुआ तो मैं नहीं करूंगा, फिर मैंने एक सिंपल यहाँ रुद्रपुर कॉलेज में जो सरदार भगत सिंह गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है वहाँ पर बीएससी में एडमिशन लिया। और उसके बाद मैंने बीएससी यहाँ से कंप्लीट करी। उसके बाद मेरा मैंने बीएड किया। 1 साल का जो बीएड का कोर्स था वो मैंने ज्वाइन किया। बीएड का भी मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, बट उस समय मैंने एग्जाम दिया था घर वालों के प्रेशर की वजह से, तो मेरा सिलेक्शन हो गया, गवर्नमेंट सीट मिल गई थी मुझे। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए कर ही लेते हैं कि 1 साल का बीएड है, क्योंकि उस समय ये रूमर हो रही थी कि बीएड 2 साल का होने वाला और उसके बाद हो भी गया था। तो मैंने फिर उस लास्ट बैच था वो 1 साल के बीएड का, तो वो बीएड अपना कंप्लीट किया। देन उसके बाद जो मैंने एमएससी करी फिजिक्स में, वो जीबी पंत यूनिवर्सिटी पन्नगर से करी। उसके बाद फिर एक ऐसा फेज आया कि उसके बाद सारी चीज़ें होती हैं कि हर किसी को लगता है कि उम्मीदें बढ़ जाती हैं, और फैमिली में भी काफ़ी उम्मीदें थी मेरे को लेकर। वो इसलिए थी क्योंकि जो दोनों सिस्टर थी मुझसे बड़ी, दोनों सिस्टर, उनकी जॉब उस समय लग चुकी थी। तो हुआ क्या कि जो भी था कि आगे बढ़ना है इस फील्ड में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना फिर टीचिंग के फील्ड को अपनाया जाए। कहीं न कहीं एक वैसे कोई इतना इंटरेस्ट उस समय था नहीं बस, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना कि फिर टीचिंग के फील्ड में जाया जाए। तो बस यहाँ तक की मेरी एजुकेशन थी। और उसके बाद उसके बाद फिर मेरा सिलेक्शन हुआ यहाँ उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू
गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के लेक्चरर के लिए, और उसी के साथ ही फिर मेरा सिलेक्शन यहाँ पर उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए हुआ। बहुत खूब, बहुत खूब। तो दोस्तों देख सकते हैं ये लेक्चरार साहब को मैंने एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि आपकी शिक्षा कहाँ से हुई, ये 4 शब्दों का क्वेश्चन था और आंसर का जखीरा आपके सामने है। मुझे नहीं लगता कि इनके इस जवाब के बाद आपके मन में इनकी शिक्षा के प्रति कोई और क्वेश्चन बाकी रही होगी। ठीक है, बहुत खूब प्रोफेसर साहब। अब मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन जो लेके आया हूँ वो है, आपने कब सोचा कि आपको इस क्षेत्र में ही करियर बनाना है? देखिए, ये कोई इंटेंशनली नहीं था, मैं इस फील्ड में आया एक्चुअल में। मैं आपको अब बताता हूँ कि हुआ क्या था कि जब मैंने बीएससी यहाँ से कंप्लीट किया, तो बीएससी के टाइम पर ही क्या था कि मैं यहीं रुद्रपुर में अपने घर पे ही रहता था कि आसपास के स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चंस पूछने आ जाया करते थे। उस समय मैं ट्यूशन नहीं पढ़ाता था, मतलब आस पड़ोस के क्वेश्चंस जो बच्चे होते थे वो क्वेश्चंस लेके आ जाते थे, तो मैं उनको डिस्कस कर देता था। अब काफी टाइम डिस्कस करने के बाद क्या हुआ कि वो स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो उसमें क्या हुआ, फिर कई बार मैं इरिटेट भी होने लगा। तो एक्चुअल में जो वहां से एक टर्निंग पॉइंट आया वो मेरी मदर के थ्रू आया। तो मैं एक दिन अपनी मदर से ऐसे ही बोलने लगा कि ये सब बच्चे मेरे पास ही क्यों आते हैं, कि मेरे पास ही क्यों आते हैं। तो फिर मदर ने मेरे को एक ऐसी बात बोली, वहां से वो मेरे कैरियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट रहा कि उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास ऐसा कुछ है तभी वो आते हैं, कि कोशिश करो कि उनको कुछ दे पाओ। तो ये मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट रहा। उसके बाद मैंने क्या किया, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अगर इन बच्चों को कुछ गाइडेंस अच्छा दे पाऊं मैं, अगर ये कभी कभी पूछने आते हैं क्यों ना मैं इनको डेली पढ़ाऊं, लॉन्ग टर्म पर। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए मतलब एक ट्यूशन प्रोवाइड करूं। तो फिर मैंने शौकिया तौर पर ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया था। फिर वो ट्यूशन का टाइम ऐसा हुआ कि मैंने कुछ टाइम यहाँ पर पढ़ाया। उसी के बाद मेरा सिलेक्शन पंतनगर यूनिवर्सिटी में हुआ। अब पंतनगर यूनिवर्सिटी का ये रूल था कि वहाँ हॉस्टल में रहना पड़ता था, वो अलाउ नहीं करते थे कि आपको वहां पर रहना पड़ेगा। तो मेरे सामने दुविधा ये आ गई कि जिन बच्चों को मैं यहाँ पढ़ा रहा था अब उनको कैसे छोड़ूं। फिर मैंने उनको बताया भी कि मेरा सिलेक्शन वहां हो गया, लेकिन बच्चे मेरे को छोड़ने को तैयार नहीं थे। तो वो बच्चे मतलब इतना डेडिकेटेड हो गए थे पढ़ाई के लिए और मेरे से पढ़ने के लिए, तो उन्होंने खुद ही एक सॉल्यूशन निकाला कि आप वीकली आइए, सैटरडे संडे आप आते ही हैं, पंतनगर पास में ही है, तो आप हमको वीकली पढ़ा दीजिए। तो वो बच्चे उस बात के लिए भी तैयार हो गए। तो मुझे लगा कि कोई ना, अगर बच्चे इतना एफर्ट लगा रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में शायद 2 दिन के लिए कोई बच्चा पढ़ना चाहे, तो मेरे अंदर भी आया कि हाँ मैं उनको कुछ 2 दिन के लिए भले ही आ रहा हूँ, लेकिन मैं उनको 2 दिन में बहुत कुछ प्रोवाइड कर पाऊँ। तो फिर वहां से फिर ट्यूशन स्टार्ट हुआ। देन फिर धीरे धीरे बच्चे, पहले मैंने 9th-10th क्लास पढ़ाया, फिर 11th-12th पढ़ाया, देन बच्चे बढ़ते चले गए, देन बीएससी। फिर जब मैंने बीएससी पढ़ाना स्टार्ट किया तो फिर एक्चुअल में जो था वो काफी सारे स्टूडेंट्स से मैं कनेक्ट होता गया। ठीक है, फिर बीएससी के बाद एमएससी क्लासेस ये चलती रही और वो अनवरत जारी रहा जब तक मेरी जॉब नहीं लगी। इवन मैं जब जॉब में चला गया तब भी फिर वो वीकली सिस्टम बच्चों ने फॉलो किया कि मैं जब भी घर पे आता था वो हफ्ते में एक दिन के लिए 3 घंटे, 3.5 घंटे, 4-4 घंटे मुझसे क्लास लेते थे। तो ये सब सिस्टम यहाँ पर रहा। तो मतलब जो पढ़ाना था, टीचिंग, वो एक तरह से मेरा कोई स्टार्टिंग में नहीं था कि मुझे इसमें कैरियर बनाना, लेकिन वो हालात ऐसे बनते चले गए कि मैं उसमें इंटरेस्ट आ गया और आज मेरे को ये कि मेरा पैशन बन चुका है ये चीज। शिक्षा का अलग जगह नहीं, आपका पैशन बन चुका है। बहुत खूब सर। अब अगला क्वेश्चन है, एक छात्र होने के नाते आपको भी अपने कैरियर में कई समस्याएं एवं चुनौतियों से गुजरना पड़ा होगा, वाजिब सी बात है। आजकल के छात्रों को इस बारे में आप क्या सजेस्ट करना पाएंगे, यदि वो किसी समस्या से गुजर रहे हैं या किसी चुनौती से गुजर रहे हैं तो उससे कैसे वापस आ जाए नॉर्मल लाइफ में, नॉर्मल स्टूडेंट लाइफ में, इसके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है ये आज की डेट में बहुत ही एक तरह से जेन्युइन क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि हमारे सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे फेजेस आते हैं जब हम या तो होपलेस हो जाते हैं या हम जिस चीज़ की तैयारी कर रहे होते हैं उस चीज़ से स्विच कर लेते हैं, या फिर हम क्या उतने होपलेस हो जाते हैं कि हमें लगता है कि हम इस सिस्टम का पार्ट नहीं है, ठीक है, अब हमसे नहीं होगा, हम क्विट कर जाते हैं। तो मेरी लाइफ में भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आई, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर मानूंगा कि आपको अपना धैर्य नहीं खोना है। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था उसके बाद 3 से 4 साल मैं भी बेरोजगारी रहा। मैं ट्यूशन जरूर पढ़ा रहा था, मैं अर्निंग कर रहा था, बट आज आप देखते हैं कि सोसाइटी में एक तरह से ट्यूशन को वो रोजगार की श्रेणी में नहीं मानते। ठीक है, भले ही मैं उस लेवल का कमा रहा था जिस लेवल का मैं आज भी कमाता हूँ, अर्निंग में कर रहा था, लेकिन वो एक आप कह सकते हैं रेपो नहीं थी कि रोजगार की श्रेणी में ही आता था। तो उस टाइम पर मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स में मेरा सिलेक्शन भी हुआ, क्योंकि आज की डेट में जो काफी सारे एग्जाम्स हैं वो मल्टी स्टेज एग्जाम हो गए। प्रीलिम्स है, फिर आपका मेंस होगा, देन इंटरव्यू होगा, तो काफी मतलब 3rd स्टेज तक भी मैं पहुंचा, लेकिन फिर लास्ट में फेलियर मिली। तो मन में कहीं ना कहीं यही था कि कब सक्सेस मिलेगी। ऊपर से फिर फैमिली का भी प्रेशर था, बिकॉज घर में अगर 2 बड़ी बहनें जॉब में हो, ठीक है, उनको जल्दी जॉब मिल जाए तो
छोटे पे प्रेशर आ ही जाता है। और जी, फिर जी। ये सारे इशू थे। तो लेकिन मैंने एक चीज अपनी लाइफ में फॉलो करी कि कभी भी हार नहीं मानी। और दूसरी चीज मैं इसमें ये जरूर आज के स्टूडेंट्स को ये जरूर बोलना चाहूंगा कि आपको नेगेटिव नहीं होना है। आप अपने आप में पॉजिटिव रहिए। आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना पॉजिटिव सोचेंगे, ठीक है, आपका कैरियर उतना ही हो सकता है कि आपको टाइम लगे, 1 साल 2 साल आप डिले हो, ठीक है, कि आप दूसरा आपसे हो सकता है कि 2 साल पहले सिलेक्शन ले ले। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन 2 साल के बाद हो रहा है तो आपने जो धैर्य रखा है उसका आपको कहीं ना कहीं इनाम जरूर मिलेगा। आपको उस लेवल की जॉब जरूर मिलेगी। आप मेहनत करते रहिए। आज के स्टूडेंट्स को मैं यही बोलूंगा कि आज के स्टूडेंट्स में जो सबसे बड़ी कमी है वो है धैर्य की। वो अपना धैर्य बहुत जल्दी खो देते हैं। वो शॉर्टकट अपनाने पे तुले हुए हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जरूरी नहीं कि हर चीज शॉर्टकट से मिल जाए। कुछ चीजों के लिए देखिए, पैसा कमाना कोई एम नहीं है। अगर पैसा कमाना है तो पैसे कमाने के बहुत सारे शॉर्टकट हैं। लेकिन अगर आप एक रेप्यूटेड जॉब चाहते हैं, एक समाज में अपना प्रतिष्ठित जॉब चाहते हैं, आप अपना इमेज बनाना चाहते हैं, या आप कह सकते हैं कि अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ करना चाहते हैं, एक एग्जाम्पल क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं धैर्य रखना पड़ेगा। तो बहुत ये खूब। ये सारी बातें आज के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखनी पड़ेंगी। और इसमें मैं एक लाइन जरूर ऐड करूंगा कि आपको मेहनत जरूर करनी है। होपलेस होने के बाद भी आप अपनी मेहनत को बढ़ाइए। आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, आप अपने आप से किसी की नहीं सुनना है, क्योंकि काफी सारे लोग आप पे आरोप लगाएंगे कि क्या कर रहे थे आप, इतने साल से तैयारी कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, क्या इसको छोड़ के ये कर लीजिए। लेकिन आप अपने आप में जमे रहिए। तो इसमें मैं जब मैं पढ़ाता था तो मैं बच्चों को अक्सर बोलता था कि एक मेरी लाइन हुआ करती थी, वो मैं आज दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ अरे जरूर कि जरूर। मेहनत करते रहना चाहिए। इसमें आराम तो नहीं है पर सुकून बहुत है। मतलब जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा मेहनत करने के बाद, जब आप अपने गोल पे पहुंचेंगे, अचीव करेंगे, उसके बाद आपको रियलाइज होगा कि वास्तव में आपने क्या किया इस जॉब के लिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़ते रहिए। कभी भी अपना धैर्य मत खोइए और नेगेटिव लोगों से जितना हो सकते हैं दूर रहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप रिलेटिव से कट हो जाइए, सोसाइटी से कट हो जाइए, आपको ये सारे प्रेशर झेलने पड़ेंगे। बस ये कि आपको अपने आप में पेशेंस रखना होगा और अपने आप को प्रूव करिए, क्योंकि ये सोसाइटी प्रूव मांगती है। आज की डेट में आप कुछ कर रहे हैं तो आज आप कुछ भी करेंगे उससे उनको कोई मतलब नहीं है। अल्टीमेट वो किसको, वो जो कहावत है कि उगते सूरज को दुनिया सलाम करती है, बिल्कुल। वही बात है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अपने आप में धैर्य रखिए और अपना जवाब खुद दीजिए। क्योंकि मैंने जब लाइन चेंज करी थी तो काफी सारे लोगों ने मुझसे सवाल किए थे, लेकिन आज वही लोग मेरे को शाबाशी देते हैं। तो ये चीज आपने भी सुनी होगी कि असफलता अनाथ होती है और सफलता के काफी सारे रिश्तेदार होते हैं। रिश्तेदार तो होते हैं। ये चीज बिल्कुल आपको ध्यान में रखनी है और उसी को लेकर अपने कैरियर में आगे बढ़ते जाइए पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। आपने जो भी, बिकॉज मैं कर्म में भी विश्वास करता हूँ, अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको उनका इनाम बिल्कुल मिलेगा ही मिलेगा पूरी मिलेगा। लाइफ में। वो भले ही आपको थोड़ा देर में मिले, लेकिन आपको मिलेगा जो जरूर। और इस सेटिस्फेक्शन के साथ मिलेगा कि आपको लाइफ में अपने आप में एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन रहेगा। बहुत ये खूब, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत खूब, बहुत खूब प्रोफेसर साहब, आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाए। मुझे उम्मीद है कि बच्चे तो बच्चे के पेरेंट्स भी इस स्पीच को देख रहे होंगे, और यदि आप भी एक उनमें से एक हैं जो अपने बच्चे पे प्रेशर डालते हैं कि टाइम से आपको जॉब क्यों नहीं मिला, आपको साथ वाले को मिल गया, आप क्यों पिछड़ गए, तो आज से ही रोक दीजिए। इनकी बात सुन के आज से ही रोक दीजिए। इन्होंने भी कई सारी चुनौतियां फेस करी है, इनके ऊपर भी प्रेशर था कि दोनों बहनें जॉब में हैं, बेटा आप कब जॉब में लगोगे। भले ही आज जितना ये कमाते हैं, यानी कि प्रोफेसर की नौकरी करके जितना अर्न करते हैं, उतना अर्न इन्होंने ट्यूशन से किया करते थे, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं बेरोजगार की श्रेणी में देखा जाता था अपने समाज में। फिर इन्होंने ठानी कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना है जो समाज में मैं शिक्षा का अलग भी जगा लूं और लोग मेरे से प्रेरणा लेके अपने बच्चे को और आगे पढ़ाते रहने के लिए, अनवरत पढ़ाते रहने के लिए कदम पीछे ना हटाएं। तो मुझे उम्मीद है इनकी इन स्पीच से आप लोग शिक्षा लेंगे और बच्चे पे अनावश्यक किसी भी तरीके के प्रेशर नहीं डालेंगे। तो प्रोफेसर साहब, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है, पूरे शिक्षा के दौरान कोई ऐसी शिक्षक जिनसे आपको प्रेरणा आज भी मिलती है, तो उसमें से किसी एक शिक्षक का आप नाम ले सकते हैं। आप चाहें तो एक से ज्यादा के शिक्षक का भी नाम ले सकते हैं। देखिए, समाज में जो गुरु का स्थान है वो कोई नहीं ले सकता। तो मेरे स्कूलिंग टाइम पे भी काफ़ी सारे ऐसे टीचर्स रहे जिन्होंने मुझे उस टाइम पे मोटिवेट किया। और मैं अगर यहाँ पर कहूँ कि कोई एक शिक्षक का इसमें क्रेडिट जाता है तो नहीं, इसमें बहुत सारे शिक्षक का क्रेडिट जाता है, क्योंकि हर शिक्षक ने हमें कुछ ना कुछ सिखाया है। तो मैं, मतलब जो सबसे पहले इंस्पायर हुआ वो मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ता था तो वहाँ पर हमारे सर हुआ करते थे, विशाल मुंजाल सर। उनके जो पढ़ाने का मतलब जो तरीका था वो मुझे बहुत यूनिक लगा था। तो अच्छा। सबसे पहले मैं उनसे इंस्पायर हुआ। वो हमें साइंस पढ़ाते थे, 9th क्लास, मुंजाल सर। वो भी गवर्नमेंट जॉब में ही है।
तो वो हमें साइंस पढ़ाते थे, लेकिन उनके साइंस पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा लगता था मुझे, मैं उनसे सबसे पहले इंस्पायर हुआ। अच्छा। उसके बाद ये चीज चलती रही। फिर मैं जब बीएससी में मैंने एडमिशन लिया तो हमारे रुद्रपुर कॉलेज में हमारे सर हुआ करते थे, जो फिजिक्स के एचओडी थे, वो आज प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में, डॉक्टर योगेश कुमार शर्मा जी। उन एक्चुअल में फिजिक्स में इंटरेस्ट उन्हीं की वजह से आया, क्योंकि अच्छा। जब बीएससी में मैं था तो बीएससी में जब मैं पढ़ाई करता था तो एक्चुअल में जो फिजिक्स, क्योंकि हमारे 3 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। तो कहीं ना कहीं आज की डेट में भी स्टूडेंट क्या होता है कि थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है कि मैं अपना कैरियर किस में बनाऊं, फिजिक्स में बनाऊं, केमिस्ट्री में बनाऊं, मैथमेटिक्स में बनाऊं। बिल्कुल। तो उस समय हमारे साथ क्या हुआ कि हमारा उनसे इंटरेक्शन हुआ, और उनका जो मतलब स्टूडेंट्स को ट्रीट करने का तरीका था, क्योंकि हमने उससे पहले यही इमेज देखी थी कि प्रोफेसर बड़े खतरनाक होते हैं, ये तो सीधे मुंह बात नहीं करते, लेकिन उन्होंने हमसे इतने पोलाइटली बात करी, हमको समझाते थे क्लास में, बहुत ही उनका जो फर्स्ट इंप्रेशन मेरे ऊपर था। एक्चुअल में क्या था कि जब मैं क्लास लेने गया, पहले मैं आपको वो इंसिडेंट बताना चाहूंगा। जरूर जरूर। क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस की कंडीशंस उस टाइम पर भी इतनी अच्छी नहीं मानी जाती थी, और आज भी लोग बदनाम करते हैं, बट हकीकत ऐसी नहीं है। तो आप क्लास जीता जागता उदाहरण है हाँ, इसके। तो क्लास का टाइमिंग हो रहा था, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग क्लास थी। जी जी। तो टाइम टेबल जो था उसमें फिजिक्स की क्लास थी, मैं पहली बार कॉलेज गया था। तो मैंने देखा कि वहाँ पे टाइम टेबल के आगे सर का नाम लिखा रहता था कि किस सर को ये क्लास लेनी है, तो मैंने उनका नाम देखा। तो मैं हुआ क्या कि टाइम 5 मिनट ऊपर हो गया था, तो 5 मिनट ऊपर हुआ तो मैं उनको बुलाने चला गया केबिन में। अब मुझे उस समय ये चीज़ बिल्कुल नहीं पता थी कि बुलाने जाना चाहिए, मतलब मेरे अंदर से आया कि सर क्लास है। अब तो फिर मेरे को बाकी सारे स्टूडेंट जब मैं बुला के आ गया, उन्होंने कहा ठीक है मैं अभी आता हूँ, और वो उस समय बोल दिया कि मैं अभी क्लास में पहुंच रहा हूँ, वहीं पे पहुंचो। अब मैं जब आके अपने दोस्तों को ये बात बताई तो उन्होंने कहा कि तुम क्यों चले गए बुलाने, जाना नहीं था। वो तो जाना नहीं था, वो भड़क जाएंगे, वो कहेंगे तुम कौन होते हो मुझे क्लास के लिए बोलने वाले। तो लेकिन वो जब क्लास में आए तो उन्होंने सबसे पहले पूछा कि मेरे को बुलाने कौन आया, बिल्कुल पोलाइट तरीके से, और उन्होंने मेरे लिए क्लैपिंग करवाई अरे वाह। कि इसको इतनी मतलब समझ है कि क्लास का टाइम हो गया है, ये इतना अवेयर है। तो वहां से फिर मेरे लिए पढ़ने की जुनून इतना है। तो वो मतलब उनका एक बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच था स्टूडेंट्स के लिए, वो उससे मैं बहुत इम्प्रेस हुआ, और आज भी मैं मतलब उनके टच में हूँ, कांटेक्ट में हूँ। आज भी जो भी डिसीजंस होते हैं मैं उनसे डिस्कस करता हूँ अपनी लाइफ के। अरे वाह। तो उनसे मैं काफी अरे सैल्यूट है ऐसे टीचर को यार। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा उदाहरण है। यदि आपके मन में भी ऐसा है कि मैं क्लास बंक हो रहे तो होने दें, टीचर सामने बैठे हैं, उनको किसी और काम में लगा दिया गया, उनको नहीं पता कि क्लास का टाइम हो गया, तो आप भी अपने टीचर से एक बार जाकर रिक्वेस्ट करके देखें। आपका काम है रिक्वेस्ट करना, आना ना आना टीचर के ऊपर होता है। तो आप भी क्लास बंक करने के बजाय उनको एक बार जाकर इंफॉर्मेशन दें। और ये इन्होंने कितना बढ़िया एग्जाम्पल सेट किया है। यहाँ पे देखिए कि एक वो छोटी सी घटना आज इनके लिए इतनी बड़ी बात थी, जो इनके मन में कहीं उमड़ रहा था कि वो चीज, वो वाक्या, वो आज इन्होंने कैमरे पे बता दिए कि इनके लिए वही टीचर हैं जो क्लैपिंग करवाई थी पूरे क्लास में। बहुत बड़ी बात है, और ऐसे टीचर को हमें तो क्या पूरे समाज को सलाम करना चाहिए। सर आपसे अगला क्वेश्चन है कि आपने शुरुआत से लेकर अभी तक की बहुत लंबा सफर तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक सफर तय किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस दौरान कई सारे दोस्त आपके बने होंगे, जाहिर सी बात है, चाहे स्कूल लेवल के हो, कॉलेज लेवल के हो, अभी आप जहाँ पे पढ़ा रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वहां भी दोस्त बने होंगे आपको। तो उसमें से यदि आप कुछ दोस्तों का नाम यहाँ पे लेना चाहें तो। जी जी बिल्कुल, देखिए लाइफ के हर फेजेस में हमारे फ्रेंड्स बनते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, स्कूलिंग टाइम पे जब मेरी 5th क्लास तक की एजुकेशन हुई थी, उस टाइम पर जो मेरा फ्रेंड थे वो गौरव गुप्ता था, ठीक है, और सौरभ पांडे। उसके बाद जब मैं रुद्रपुर शिफ्ट हुआ, रुद्रपुर में जो मेरी स्कूलिंग हुई, वहाँ पर जो मेरे क्लासमेट थे, कुशल अग्रवाल जो आज भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है एक तरह से, और पुष्पेंद्र कोरंगा, सौरभ गहलोत। और अभी अगर आप एट प्रेजेंट मुझसे पूछेंगे, या उससे पहले अगर पूछे, जब मैं पन्नगर गया तो पन्नगर में जो मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड बना वो आज भी मेरे कांटेक्ट में है, और आज भी हम अपने लाइफ के सारे डिस्कशन उसके साथ करते हैं। नमित शर्मा, वो काशीपुर में, वो बैंक में मैनेजर है इस समय। हाँ, तो हम लोगों ने साथ में पीजी कंप्लीट किया था। उसने भी स्विच कर दी लाइन, और वो बैंक की तरफ चला गया, आज वो मैनेजर है पंजाब नेशनल बैंक में। और अभी आप एट प्रेजेंट अगर मुझसे पूछेंगे जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, वहाँ पर जो मेरे मित्र हैं तो डॉक्टर महेश चंद आर्या जी हैं, वो इस समय मतलब वहीं पर मेरे साथ ही कार्यरत हैं मैथ्स में। बहुत खूब, बहुत खूब। आपने अपनी दोस्तों की लंबी लिस्ट में से कुछ ही लिस्ट से नाम चुने, तो मैं उन दोस्तों के लिए बोलना चाहूँगा जिनका नाम ये नहीं ले पाए। उसका रीज़न ये है कि समय की पाबंदी।
इनके दोस्त इन्होंने 5 बोले तो 5 ही तो नहीं हो सकता, ढेर सारी दोस्त है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने केवल 5 को इसीलिए चुने क्योंकि समय की पाबंदी और घड़ी भी इशारा कर रहा है कि अब धीरे धीरे हमें इस शो को क्लोज करना चाहिए। तो सर जो अगला क्वेश्चन है आपसे वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस समाज के लिए, इस समाज के पेरेंट्स और बच्चों दोनों के लिए। वो है आजकल के प्रतियोगी छात्रों को यदि आप कोई सलाह या टिप्स देना चाहें तो बहुत जल्दी आजकल के बच्चे टेंशन में आ जाते हैं। आपने बता दिया कैसे टेंशन से उबरना है, और यदि प्रतियोगी छात्रों के लिए कोई सलाह देना चाहे तो बढ़िया रहेगा सर, उन बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं अभी। हाँ जी, देखिए आजकल जो प्रतियोगी छात्र छात्राएं जो भी हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात उनको एक लाइफ में ये याद रखनी है कि सबसे पहले आप अपना एम डिसाइड करिए, ठीक है। उस एम के साथ आप क्या करिए कि अगर आपका कोई प्राइमरी एम है तो आप ऑप्शन में एक अपना सेकेंडरी एम भी रखिए, दोनों को जरूर लेके चलिए। आप प्राइमरी की तरफ, एक्चुअल में होता है कि अगर आप किसी एक चीज के पीछे लेते हो, अगर बाई चांस वो आपको नहीं मिल पाई तो बच्चे काफी सारे होपलेस हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, लाइफ में और भी चीजें हैं, तो आप थोड़ा एक सेकंड ऑप्शन भी लेके चलिए। दूसरी बात मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, जो मैं पढ़ाता था, मतलब मैं ट्यूशन पढ़ाता तो आज भी हूँ कॉलेज में, वहां भी बच्चों को ये बात बोलता हूँ और पहले भी बच्चों को ये बात बोलता था कि अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या है कि स्कूलिंग एजुकेशन या कॉलेज के एजुकेशन और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो तैयारी है वो अलग है। स्कूलिंग एजुकेशन में आपके ग्रेड्स का इंपॉर्टेंस है कि आपकी परसेंटेज कितनी आ रही है। वो किसी भी तरीके से आ सकती है, हो सकता है आप रट के ला रहे हो या और भी मेथड्स हो सकते हैं आपके, ठीक है। लेकिन जब आप प्रतियोगी परीक्षा देने जाते हैं, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जाते हैं, वहां पर आपका एक्चुअल में असली में स्किल टेस्ट होता है एक तरह से कि आपको कितनी डेप्थ में नॉलेज है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए मेरे 3 प्रिंसिपल हैं जो मैंने अपने बनाए हुए हैं, जो मैं बच्चों को अक्सर बताता हूँ कि 3 बातों का बेसिकली ध्यान रखना है। कि एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको क्या पढ़ना है, दूसरी चीज है किससे पढ़ना है, और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसको कोई नहीं जानना चाहता, वो सबसे इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, क्योंकि आज की डेट में क्या है कि कंपटीशन इतना बढ़ता जा रहा है, हमें कहीं ना कहीं चीजों को क्या करना है, एक तरह से दूसरों से छीनना है। हमें क्या है कि अपॉर्चुनिटीज कम होती जा रही हैं, तो हमें बहुत ही चीज़ों को अपने लेवल से इम्प्रूव करते हुए उनको हासिल करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो तीसरा पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं पढ़ना, ये भी जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आपको ये चीज़ पता होगी क्या पढ़ना है, किससे पढ़ना है, और क्योंकि सारा सिलेबस कवर नहीं होता किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, आप ये मान के चलिए, तो आपको कुछ चीज़ों को स्किप भी करना होगा अपनी तैयारी के दौरान। तो आप किन चीज़ों को स्किप करें, क्या चीज़ें छोड़ें, इसकी नॉलेज भी होना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो क्या पढ़ना है, किससे पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, इन तीनों में जिस स्टूडेंट ने बैलेंसिंग कर ली अपनी, वो लाइफ में डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा, ये मेरा मानना है। बहुत खूब, बहुत खूब। ये टिप्स आजकल के स्टूडेंट के लिए बहुत ही लाभकारी है। उनको ये समझना ही पड़ेगा कि वो जो बनना चाहते हैं या जिस परीक्षा में को उत्तीर्ण करना चाहते हैं, केवल उसी पे फोकस करें, उसी पे फोकस नहीं करें, उस पे आपको ये देखना होगा कि कौन सा चीज़ आपके लिए फायदेमंद होगा, उसको आप पढ़ें, और जो आपको लगे कि ये कम वैल्यूबल है उसको आपको स्किप करना ही पड़ेगा। क्योंकि जैसे सर ने बताया कि आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे, इतना बड़ा लार्ज स्केल का सिलेबस होता है, तो उसी में से चुनना होता है। और एक चीज और बता दूं कि आप पढ़ के खूब जाओ, लेकिन लक भी कभी साथ होता है। जो आप स्किप कर रहे हो ना, क्या पता वही आ जाए क्वेश्चन, तो वहां पे थोड़ा लक भी मैंने रखता है। सर अब तो घर ही इशारा कर रहा है इस प्रोग्राम को खत्म करने का, लेकिन जाते जाते मैं एक आपसे सलाह और लेना चाहूंगा। एक और क्वेश्चन मेरे मन में उभर रहा है जिसे मुझे आपसे पूछना ही पड़ेगा, और वो है आप अपने आप को किस शिखर पर देखना चाहते हैं अपने कैरियर में? देखिए, कैरियर में जो मेरा अल्टीमेट एम था बचपन से लेके अभी तक, वो सिविल सर्विसेज था। तो मैं आज भी उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। अब वो एक्चुअल में जैसे जैसे मैं जॉब में आया तो समय की पाबंदियां कुछ ऐसी हो जाती हैं, भाग दौड़ भरी लाइफ हो जाती है, उसमें टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन अल्टीमेट मेरा यही है कि अगर मुझे जितने भी मौके मिल रहे हैं मैं उसको जरूर अवेल करने की कोशिश करूंगा, और अल्टीमेट पर्पज यही है कि उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाए तो मैं आगे बढ़ूँ। लेकिन मैं एक चीज आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आप पूछें कि लाइफ में मंजिल क्या है या क्या, तो वो है कि स्टूडेंट का अटेंशन और स्टूडेंट्स का प्यार सबसे बड़ी। क्योंकि मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स, आज भी मेरे लिए बहुत खुशी की बात होती है कि किसी स्टूडेंट का फोन आता है कि सर मेरा यहाँ सिलेक्शन हो गया, तो मुझे मतलब ये प्राउड फील होता है कि शायद मैं अगर यूपीएससी क्लियर कर लूं तो जो खुशी मुझे वहां मिलती वो मुझे आज मिल रही है। अभी पिछले टाइम पर, पिछले 2-3 महीने में मेरे काफी सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, पहले भी हुए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मेरे स्टूडेंट्स, मैंने उनको ये बात सिखाई है और वो उस चीज को फॉलो भी कर रहे हैं। मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेरी शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं और जरूरतमंद की मदद कर रहे हैं। क्योंकि आज की डेट में देखिए आप, टीचर्स का जो है ना वो पढ़ाने और उसके रिलेशन क्या हो गया है कि खाली आप मुझे फीस दीजिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ।
अगर आप इस अप्रोच एक से, तरह का बिजनेस हो गया बिजनेस, है। अगर आप उसको लेके चलेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। मैं इस मामले में खुद को लकी भी समझता हूँ और ऊपर वाले का ये आशीर्वाद भी समझता हूँ कि मुझे ऐसे स्टूडेंट्स मिले जो आज भी मेरे कांटेक्ट में, मेरे टच में है और अपनी लाइफ के वो हर छोटे बड़े डिसीजन मुझसे डिस्कस करते हैं। बहुत यहाँ बहुत तक कि किसी स्टूडेंट को कोई भी समस्या होती है, जी वो मुझे जी सुख में याद ना करे लेकिन दुख में जरूर याद जरूर करता याद है, करता तो है। मुझे काफी खुशी होती है कि वो परेशानी में है और मैं उसकी पूरी संभव मदद करता हूँ। अगर बिल्कुल मुझे कोई कॉल करके ये पूछता है कि सर इस फॉर्म में क्या करना है, इसकी कैसे तैयारी करनी है, तो जहां तक मुझे पता होता है मैं पूरी जानकारी लेता हूँ। अगर कुछ चीजें मुझे नहीं पता होती इससे रिलेटेड तो मैं पता करके उसको पूरा बताता हूँ डिटेल में कि आप ऐसे करो। और जब उनका फिर सिलेक्शन हो जाता है और वो जब मुझे कॉल करते हैं तो अल्टीमेट जो है वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन, जिसको आप कह रहे हैं कि सफलता क्या है, तो वास्तविक सफलता मेरे लिए वो है कि स्टूडेंट्स मेरे सेलेक्ट हो रहे हैं और वो सेलेक्ट होने के साथ साथ उस अप्रोच को, जो ट्रेडिशन मैंने स्टार्ट किया था, उसको आगे लेकर बढ़ रहे हैं। ये मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। तो दोस्तों आपने जैसे सुना कि एक टीचर होने के नाते इनके स्टूडेंट, इन्होंने जिनको ट्यूशन पढ़ाया वो बच्चे कई सारे सेलेक्ट हो गए, कई सारे ऐसे हैं जो उस टाइम में प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार नहीं थे, अभी तैयारी कर रहे हैं और धीरे धीरे वो भी सेलेक्ट हो रहे हैं। उनका जब फोन सर के पास आता है तो इनके चेहरे पे वही रौनक आ जाता है, वही खुशी आ जाता है जो एक पेरेंट्स के चेहरे पे आता है। एक पेरेंट्स को अपने बच्चे पे जितना नाज होता है उससे कहीं ज्यादा नाज इनको अपने बच्चों पे था, है और उम्मीद करता हूँ रहेगा। जी, जी, बिल्कुल। तो प्रोफेसर साहब मेरे से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपको शुभकामना भी देता हूँ कि ताकि इससे आगे की मंजिल जो है वो भी आपके लिए आसान बने, आप मेरे इस जीने की राह का हिस्सा बने। मैं तहे दिल से शुक्रिया कहता हूँ सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों समय की पाबंदी के चक्कर में, हालांकि मेरे पास क्वेश्चन की लिस्ट अभी कुछ रह गया है, लेकिन समय की पाबंदी के चक्कर में घर ही अब इशारा कर रहे हैं कि हमें इस प्रोग्राम को खत्म करना चाहिए और सर को भी कहीं जाना है किसी काम से, तो इस प्रोग्राम को, इस एपिसोड को मैं यहीं खत्म करता हूं। उम्मीद है आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। इसी के साथ में दोस्तों आपसे विदा लेता हूं, मिलता हूं फिर किसी नए गेस्ट के साथ, फिर किसी नए गेस्ट लोकेशन पे। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। धन्यवाद दोस्तों।